तो सारा ने प्यार भरी राम राम। आज अपनो बड़ो शानदार सो टॉपिक है जेको नाम है हस्तकला। देखो नाम से ही पतो चल रही है, हस्त यानी का हाथ, हाथ की कला यानी का हस्तकला के अंदर हाथ से वस्तुओं का निर्माण होगा। और अपने हस्तकला है ये अपने कुटीर उद्योग में आता है। उद्योग की मैं थोड़ी सी बात बताऊं। एक होता अपने व्रत उद्योग। व्रत यानी का बड़ा, व्रत उद्योग में क्या होता है यानी कि इसके अंदर बड़ी मशीनों से वस्तु का निर्माण होता है। बड़ी मशीनों से वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे सर अपने सीमेंट फैक्ट्री है, अपने मोटरसाइकिल है, कार है, यानी कि वाहन जो भी अपने बनते हैं वो अपने व्रत उद्योग में आते हैं। टीवी है, रेडियो है, ये सारे अपने व्रत उद्योग में आते हैं। ठीक है। फिर आएगा अपने लघु उद्योग। लघु उद्योग यानी कि मध्यम स्तर का होता है। ठीक है। जैसे अपने भाई मोबाइल है, मोबाइल का निर्माण होता है, खिलौने हैं, छोटे मोटे कपड़ों की दुकान है, ये सारे के सारे अपने लघु उद्योग में आते हैं। फिर आता है अपने कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के अंदर हाथ से वस्तुओं का निर्माण होता है, और हाथ से वस्तुओं का निर्माण होता है, उन वस्तुओं को बेचा जाता है। तो अपने हस्तकला के अंदर क्या है, हाथ से वस्तुओं का निर्माण होगा, फिर उन उत्पादों को बेचा जाता है। तो अपने हस्तकला किस प्रकार का उद्योग है, हस्तकला कुटीर उद्योग है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, हस्तकला या हस्तशिल्प किस प्रकार का उद्योग है, तो कुटीर उद्योग है। समझ गए? ठीक है। हाँ, हस्तकला या हस्तशिल्प उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, यही बताया मैंने। सबसे पहले बात करते हैं थेवा कला, यानी हाथ की कला की बात करेंगे। आज हम आपको यानी कि हमारी संस्कृति से जोड़कर चलेंगे, यानी कि हम किस प्रकार से अपनी हाथ की कला का प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले आता है थेवा कला। इधर कुछ भी नहीं पढ़ना, फोटो देखो, यानी कि प्रत्येक फोटो देखकर आप सब समझ जाओगे, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। थेवा कला आपको क्या दिख रहा है सर, हरा कांच दिख रहा है, ये देखो हरा कांच, हरा कांच है। ये देखो आपको बीच बीच में हरा कांच दिख रहा होगा। ये पीला पीला क्या दिख रहा है, ये सोने का कलर, यानी कि हरे कांच पर सोने का चित्रांकन, ये थेवा कला है भाई। फोटो देख के समझ गए, हरे कांच के ऊपर सोने का चित्रांकन, क्या है, थेवा कला है। कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, इसके लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है भाई। ठीक है। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। हरे कांच के ऊपर सोने का चित्रांकन किया जाता है। ठीक है। आविष्कार हुआ था, प्रतापगढ़ के राजा थे सावंत सिंह जी, उनके समय इसका आविष्कार हुआ था। कलाकार थे राज सोनी, यानी कि राज सोनी ने सबसे पहले इस प्रकार की कारीगरी की, इस प्रकार की कलाकृति बनाई, और वो कलाकृति सबसे पहले प्रतापगढ़ के राजा सावंत सिंह को भेंट की कि महाराज मैंने आज एक अलग डिजाइन बनाई है, हरे कांच के ऊपर मैंने सोने का चित्रांकन किया है, और सबसे पहले ये मैं कलाकृति आपको भेंट कर रहा हूं क्या। ठीक है। तो आविष्कार प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह के समय हुआ था। कलाकार थे राज सोनी ने इस कला से बनी पहली कलाकृति सावंत सिंह को भेंट की थी। ठीक है। ओके। कलाकार जैसे नाथूजी सोनी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नाथूजी सोनी को इस कला का जनक कहा जाता है, यानी कि थेवा कला का जनक किसको कहा जाता है, नाथूजी सोनी को। ठीक है। कलाकार लिखा है मैंने, नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक। इसके अलावा महेशराज सोनी, गिरीश कुमार। ठीक है। फिर एक लाइन है, सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं, यानी कि ये जो थेवा कला है ना, आज तक सोनी परिवार के अलावा किसी भी परिवार में नहीं गई है। यानी थेवा कला सिर्फ प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और वो भी सिर्फ सोनी परिवार तक ही सीमित है। यानी कि सोनी परिवार इस कला को अपनी बहन बेटियों को भी नहीं सिखाता, कि क्या पता बेटी आगे जाकर दामाद को कुछ कला बता दे भाई कि, यानी कि हमारे पिताजी तो हरे कांच के ऊपर इस प्रकार से चित्रांकन करते हैं, ये भी कला है। तो यानी कि सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं, अपनी बहन बेटियों को भी नहीं सिखाती। और वैसे भी अपने कहावत है कि भाई
लुगाई के पेट में बात को नहीं पचे। यानी कि यह कहावत अपने महाभारत से शुरू हुई थी। आपने अगर थोड़ी बहुत महाभारत देखी होगी तो यानी पांडव 5 थे, उनका सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से भी बड़ा भाई था कर्ण। लेकिन ये बात सिर्फ कुंती जानती थी कि यानी कि कर्ण पांडवों का भाई है। उसने ये बात छुपा ली, कुंती ने यानी पांडवों को बताया ही नहीं कभी कर्ण तुम्हारा ही भाई है क्या। अब यानी कि महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए तो भाई कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। बाद में युधिष्ठिर को जब पता चला कि कर्ण मेरा बड़ा भाई था तो उसने अपनी मां को जाकर कहा कि तुमने मेरे को बताया ही नहीं कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है क्या। यानी कि तुमने एक बात छुपा दी है, और तुम्हारे इस बात छुपाने के कारण पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। हालांकि युद्ध तो होना ही था, वैसे भी युद्ध नहीं रुकता। भगवान श्री कृष्ण ने वैसे भी कहा था भी युद्ध मतलब होगा, अगर मैं नहीं चाहूंगा ना तो भी युद्ध होगा, और जरूरी भी था। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने कहा कि आपने बात छुपाई और उन्हें कितना बड़ा युद्ध हो गया क्या। इसलिए युधिष्ठिर ने अपनी मां को श्राप दिया था कि आज के बाद में नारी जाति कभी भी कोई बात अपने मन में नहीं रखेगी क्या। हालांकि मैं भी, मेरी घरवाली ने 2-3 बार बात बताई क्या, शुरुआत में ट्राई करी, मैं यानी कि 2-3 घरेलू बात बता दी तो मैं खूब कहो कि देखिए मैं तन नहीं बता रही हूं, तो आ बात दूसरे कहने भी मत बताइए क्या। लेकिन बा आपकी मां ने बताई देती क्या, तो बैंक बाद में मैं बतानी बंद ही कर दी। हकीकत बात है ये, यानी कि युधिष्ठिर का श्राप है। यानी अगर आप नारी को कोई बात बताओगे तो यानी नारी जब तक यानी वो बात किसी अगले को नहीं बता देना तब तक उसको खाना ही नहीं खाया जाता। ठीक है, तो इसलिए युधिष्ठिर ने श्राप दिया था नारी जाति को, यानी आज के बाद में कोई भी नारी अपने मन में बात नहीं छुपा सकती है। ठीक है, वो किसी न किसी को अपनी बात बताएगी। जिद्दी बन खाणू खायु जागोगे, खाने वाली तो बात में मेरी तरफ कही है, युधिष्ठिर ने श्राप नहीं दिया था। बाकी युधिष्ठिर ने इतना ही कहा था कि यानी भाई नारी जाति यानी का कोई बात अपने मन में नहीं छुपा सकेगी क्या। ठीक है, तो यानी सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं, इसलिए सोनी परिवार इस कला को अपनी बहन बेटियों को भी नहीं सिखाती। ठीक है, ओके भाई, समझ में आ गई। प्यारी सी थेवा कला बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कुछ भी नहीं, हरे कांच देखो आपको फोटो में दिख रहा है, हरा कांच दिख रहा है, इसके ऊपर यानी सोने का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, यही अपने थेवा कला है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है, नाथूजी सोनी इस कला के जनक है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं मीनाकारी। मीनाकारी यानी कि सोने के आभूषणों में रंग भराई। देखो फोटो देखो, यानी फोटो के अंदर ये सोने का आभूषण है और इसके अंदर देखो हाथ से यानी कि रंग भराई हो रही है। सोने के आभूषणों में जो रंग भरने की कला होती है ना वही मीनाकारी है, जयपुर की प्रसिद्ध है ये। ठीक है, सोने के आभूषणों में रंग भरने की कला, इसको क्या कहते हैं, मीनाकारी कहते हैं। कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर के राजा थे मानसिंह, लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए थे। ठीक है, कहां से, यानी कि मीनाकारी कहां से आई है, लाहौर से। लेकर कौन आए थे, मिर्जा राजा मानसिंह। ठीक है, वो यानी कि इस कला को लाहौर से 5 कारीगर लेकर आए और 5 कारीगरों को जयपुर लेकर आए। यानी कि आप जो लाहौर में कारीगरी करते हो मीनाकारी वाली, वो हमारे भी जयपुर में करके दिखाओगे। ठीक है, उद्भव यानी मीनाकारी का उद्भव यानी कि भाई प्रारंभिक स्थान इसका कौन सा था, पर्सिया कह दो, फारस कह दो, वर्तमान इसका नाम ईरान है। ठीक है, और ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। यानी कि पर्सिया कह दो या फारस कह दो एक ही बात है, ईरान का प्राचीन नाम है ये। ठीक है, तो ईरान को प्राचीन समय में क्या कहते थे, फारस या फिर पर्सिया, और वर्तमान में उसको ईरान कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह हैं, मुन्ना लाल हैं और दुर्गा सिंह। कुदरत सिंह और मुन्ना लाल दोनों को पद्मश्री मिल चुका है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना इस कला के लिए, यानी मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह और मुन्ना लाल को पद्मश्री मिल चुका है। कहां लिखूं, चलो ऊपर ही लिख देता हूं, बाद में चाहे कोष्टक में लिख लेना। इन दोनों को पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, अब यानी कि बात आती है पीतल पर मीनाकारी। ये तो जैसे सोने पर मीनाकारी है, यानी कि सोने का जो आभूषण है उसमें रंग भरने की कला मीनाकारी होगी। लेकिन आज से पीतल पर मीनाकारी ये अपने जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर अलवर की। चांदी पर मीनाकारी आगे पढ़ेंगे, यानी कि तारकसी के जेवर, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, वो अपने नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं, आगे आ जाएगा। ठीक है,
तो चांदी पर मीनाकारी वही है, कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा, राजसमंद की है। और तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, यानी वही तांबो के ऊपर यानी कि भाई रंग भरने की कला, तांबे पर मीनाकारी। ठीक है, क्लियर है, एकदम आराम से बता दिया। मीनाकारी कुछ नहीं है, सोने के आभूषण है, उसमें यानी रंग भरने की कला मीनाकारी है। ठीक है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर के राजा थे मिर्जा राजा मानसिंह, लाहौर से 5 कारीगर पकड़ के लाए। हालांकि इसका उद्भव हुआ था अपने पर्सिया। पर्सिया कहां पर है? फारस। फारस कहां पर? ईरान। यानी कि पर्सिया कह दो, फारस कह दो, ईरान के प्राचीन नाम है। ठीक है, कलाकार इसके कुदरत सिंह है, मुन्ना लाल है, दुर्गा सिंह है। कुदरत सिंह मुन्ना लाल को पद्मश्री मिल चुका है इस कला के लिए। पित्तल पर मीनाकारी जयपुर अलवर की है, चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा की है, और तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की। ठीक है, ओके सर। टेराकोटा, टेराकोटा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया अभी। टेराकोटा कहां की है? मोलिल्ला, राजसमंद की है। क्या सर? देखो कुछ नहीं, अपने यानी कि आपके सामने फोटो लगा रखी है, आप फोटो देख के हर चीज समझ जाओगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का हम फुल फायदा लेंगे। टेराकोटा ये क्या है? सर हमें तो मिट्टी की मूर्तियां दिख रही हैं, बस यही तो टेराकोटा है, और अलग कुछ भी नहीं है। ये देखो ये सामने क्या रखी है, जैसे घोड़ा है, हाथी है, कोई देवी देवताओं की फोटो रख रखी है, ये सारी की सारी क्या है? टेराकोटा है। यानी कि मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, वही टेराकोटा है। और मिट्टी भी कैसी होगी? उसके अंदर चावल की भूसी और गधे का लीद दोनों मिश्रण किया जाता है। अब इसको याद करना, शर्म मत करना, ये राजस्थान पुलिस 2022 में पूछ लिया कि टेराकोटा के अंदर जो मिट्टी होती है वो किसका मिश्रण होती है। ठीक है, सारा ऑप्शन दिया था, जैसे गधे का गोबर है, चावल की भूसी। दूसरा ऑप्शन ऐसे दे दिया जैसे गेहूं की भूसी हो गई, या फिर कोई घोड़े का गोबर हो गया, फिर भैंसे का गोबर, यानी कि 4 ऑप्शन दिए थे। तो ध्यान रखना, ये भी अपने को ध्यान रखना है, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और ये जो मिट्टी है ना, किसका मिश्रण होती है? चावल की भूसी और गधे का लीद, उसको मिलाकर मिट्टी तैयार की जाती है, और फिर यानी कि ये मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो टेराकोटा कहां की प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद की। ठीक है, एक गांव और आता है पूनरावता, कहां पर है? नागौर में। हालांकि ये भी प्रसिद्ध है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस है मोलेला गांव, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तो अभी तक नहीं पूछा गया पूनरावता गांव, लेकिन फिर भी ध्यान रखना भाई। अब यानी कि मिट्टी कैसी होती है? बनास नदी की मिट्टी देखी है किसी ने? अपने भीलवाड़ा में इधर बनास नदी जाती है, उसकी भी मिट्टी देखना, यानी कि एकदम बजरी टाइप में, यानी कि थोड़ी भुरभुरी होती है ना, वो यानी कि उसको कहते हैं सिरेमिक मिट्टी। तो यानी कि वैसी मिट्टी बनती है ये। ठीक है, तो यानी कि मिट्टी होती है बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग, जो सिरेमिक जैसी होती है। ठीक है, हरजी गांव जालोर वैसे भी प्रसिद्ध है, लोक देवताओं में भी कराया था। यानी कि मामा जी के घोड़े जालोर जिले के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी घोड़े बनाए जाते हैं, भाई कहां पर बनाए जाते हैं? जालोर जिले का गांव है हरजी गांव। ठीक है, वहां पर मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। कलाकार मोहनलाल है, खेमराज है, राजेंद्र कुमार है। यानी कि ये जो मूर्ति कला के लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, मोहनलाल हो गया, खेमराज हो गया, और राजेंद्र कुमार। ठीक है, ये टेराकोटा। ओके, ठीक भाई। आगे देखते हैं ब्लू पोट्री। ब्लू यानी कि नाम से पता चल रहा है नीली। ठीक है, और काम चिन्नी भी कहते हैं इसको, ब्लू पोट्री कह दो या फिर काम चिन्नी कह दो। देखो पहले मैं फोटो दिखाऊं फिर ज्यादा समझ में आएगा। ये यानी कि ब्लू पोट्री है भाई। देखो एक तो यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन पहले बहुत रखते थे अपने घर में, बर्तन इसी के होते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन। चाय के थर्मस है, चाय के कप है, कप तो आज भी मिल जाएंगे। लेकिन देखो इन बर्तनों के ऊपर यानी जो नीले नीले कलर का जो किया गया है ना पेंटिंग, यही अपने ब्लू पोट्री है अभी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, जैसे कप दिख रहा है, थर्मस दिख रहा है, पीछे ट्रे दिख रही हैं, ये ब्लू पोट्री है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ये चीनी मिट्टी के बर्तन है, इनके ऊपर नीले रंग की जो कारीगरी की जाती है वो ब्लू पोट्री है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। यह कला मुगल काल में आगरा दिल्ली से जयपुर लाई गई, यानी कि आगरा और दिल्ली से जयपुर आई थी। यानी कि भोला नाम का एक व्यक्ति था, नाम से पता चल रहा है भोला ही था, उसने 2 व्यक्तियों को यह कला सिखा दी। एक का नाम था चूड़ामन, एक का नाम था चूड़ामन,
एक का नाम था कालू। इन दोनों व्यक्तियों को कला सिखाई और ये दोनों व्यक्ति कला को जयपुर लेकर आए। ठीक है, सोईराम सिंह सेकंड के काल में कला खूब सारी विकसित हुई थी। बाद में 1974 के अंदर अपने मऊ सीकर के थे कृपाल सिंह शेखावत, उन्होंने ब्लू पोट्री में पद्मश्री भी प्राप्त किया था। ठीक है, उद्भव इसका वही, पर्सिया कह दो या फारस कह दो, एक ही बात है, ईरान का ये प्राचीन नाम है। उसको वर्तमान में, फारस को वर्तमान में ईरान कहते हैं, और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक है, दिल्ली का निवासी था बोड़ा। इसने ये कार्य चूड़ामन व कालूराम को सिखलाया, जो कला को जयपुर लेकर आए। ठीक है, यानी बोड़ा नाम का व्यक्ति था, उसने कार्य चूड़ामन और कालूराम को सिखा दिया कि भाई देखो इस प्रकार से चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कारीगरी की जाती है। चूड़ामन और कालू तेज थे, दोनों के दोनों कला सीखकर जयपुर आ गए। ठीक है, तो यानी कि आगरा और दिल्ली होते हुए जयपुर आई थी कला। महाराजा राम सिंह सेकंड के शासन में ये कला खूब सारी विकसित हुई थी। यानी कि महाराजा राम सिंह सेकंड, जिनका शासनकाल 1835 से 1880 था, उन्होंने यानी कि इस कला को खूब सारा बढ़ावा दिया, ब्लू पोट्री को। ठीक है, नीला रंग अपने साइंस की भाषा में कह दो कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, इसका वैसा प्रयोग होता है, दिखा दिया फोटो में, नीला रंग का प्रयोग होता है। 1974 में मऊ, मऊ यानी कि सीकर, यहाँ के थे कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री मिला था भाई। ठीक है, यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कृपाल सिंह शेखावत को। ये ब्लू पोट्री है। महिला कलाकार है स्वर्गीय नाथीबाई। अन्य कलाकार गोपाल सेन, ये पूछा जा चुका, गोपाल सेन, ये सेन है, ध्यान रखना, एक सैनी मत कर देना, कुछ किताबों में हो सकता है आपको सैनी देखने को मिले, सैनी अलग होता है, ये सेन है। ठीक है, सैनी अपने माली समाज में होते हैं। गोपाल सेन, जमुना प्रसाद, भगवान साई और हनुमान साई। ठीक है, ये इसके अन्य कलाकार हैं। बाकी महिला कलाकार है स्वर्गीय नाथीबाई। समझ में आ गया, ये अपने ब्लू पोट्री है भाई। ठीक है सर। आहा, चित्र से पता चल रहा है कागजी पोट्री आ गई। ठीक है, अच्छा कागजी पोट्री, सबसे उससे पहले थोड़ा सा देख लेना, सुनहरी पेंटिंग पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, थोड़ा सा यानी कि भाई वही है, जैसे अभी यानी नीले कलर का प्रयोग किया गया है, तो यानी कि थोड़ा सा सुनहरा कलर यानी कि सोने का कलर किया जाए, वो अपने बीकानेर का है। ठीक है, थोड़ा सा वैसे ही ध्यान रखना बस। सुनहरी पेंटिंग पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। होता क्या है, यानी देखो बहुत ही पतली परत वाले बर्तन बनते हैं, आपको जैसे फोटो में दिख रहा होगा, एकदम यानी पतली परत के बर्तन बन रहे हैं। अगर इनके ऊपर अगर सही ढंग से अगर ऐसे एक मुक्का भी मार देना तो ही फूट जाएंगे। वैसे ही देखो यानी कि खूब सारे छेद हो रखे हैं, वैसे पतले पतले बर्तन दिख रहे हैं, ये कागजी पोट्री है। ठीक है, यानी बहुत ही पतली परत वाले बर्तन बनते हैं, जिनको कागजी कहा जाता है। तो कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है भाई। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पान्ने कहलाते हैं। ठीक है, यानी जैसे अपन कभी देवी देवताओं के कागज पर चित्र बनाते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? पान्ने कहते हैं। श्रीनाथ जी का पन्ना सबसे कलात्मक है, यानी श्रीनाथ जी का पन्ना क्या है? सबसे कलात्मक है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, देवी देवताओं के अपन जो कागज पर चित्र बनाते हैं ना कभी कभी, उनको पान्ने कहते हैं। और इनमें सबसे कलात्मक पान्ना है श्रीनाथ जी का, अपने नाथ द्वारा राजसमंद वाला। ओके सर। ब्लैक पोट्री नाम से पता चल रहा है, ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक यानी क्या? काला, काला से कोटा, कहां की प्रसिद्ध है? कोटा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री। ठीक है, ये देखो, यानी पीछे क्या है? नीले कलर के बर्तन थे, अब की बार क्या है? काले कलर के। ये अपने क्या है? ब्लैक पोट्री है। ठीक है, बंदेज, बंदेज यानी कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार करना, नाम से पता चल रहा है, बंदेज यानी कि बांधना। सर बंदेज क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाई एंड डाई। टाई जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई मैं तो टाई बांधू, टाई का मतलब होता बांधना। जैसे टाई नहीं मारते, टाई यानी कि गले को बांध लेते हैं, टाई का मतलब ही बांधना, और डाई यानी कि रंगना। इस कला को क्या कहते हैं? टाई एंड डाई। बंदेज है क्या? यानी कि बांध कर कलर किया जाता है। जैसे आपको ये वस्त्र दिख रहा है, इसके अंदर देखो अलग अलग कलर दिखेंगे। ये देखो जैसे थोड़ा हरा दिख गया, फिर थोड़ा पीला सा है, फिर यानी कि गुलाबी सा है, फिर ये नीला कलर है। मान लो कि एक अपने पास चुनड़ी है, अब उसके ऊपर कलर करना है,
अब अगर मान लो कलर में अगर पूरी अपन चुनरी डुबो देंगे तो एक कलर की हो जाएगी। तो इसमें अलग अलग कलर किस प्रकार से किए गए हैं। सबसे पहले जिस भाग के ऊपर नीला कलर करना होता है, ठीक है, उसको छोड़ देते, बाकी के भाग को बांध देते हैं, वो नीला कलर हो जाएगा। फिर यानी का पिंक कलर करना है, गुलाबी कलर करना है, फिर यानी का गुलाबी कलर में डुबोते हैं, बाकी के भाग को बांध देते हैं। ये होती है बंदेज कला, यानी कि कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार की जाती है। ठीक है, कहां की प्रसिद्ध है, बंदेज जयपुर का प्रसिद्ध है, नॉर्मल सी बात है। इसको बांधो और रंगो कला भी कहते हैं, यानी टाई एंड डाई, अंग्रेजी में बात करें। टाई का मतलब बांधना और डाई का मतलब रंगना, यानी बांधो और रंगो, यानी टाई एंड डाई कला भी कहते हैं। तो अगर सीधा सा पूछ ले टाई एंड डाई कला कहां की है, जयपुर की, या बांधो और रंगो कला कहां की है, जयपुर की है। ठीक है, ओके, बहुत ही अच्छी। बस बंदेज कला इतना ही थोड़ा ध्यान रखना, बस जयपुर की प्रसिद्ध है भाई। लहरिया, कभी यानी फोटो में ऐसी साड़ी देखी है, ये लहरिया है। यानी देखो इसकी साड़ी में आपको कुछ दिखेगा, कपड़े के ऊपर लहर दिखेंगी, देखो ये लहरें, ये बस लहरिया साड़ी है, अलग कुछ नहीं है। दिख रही है, ये लहरिया साड़ी है, यानी कपड़े के ऊपर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहरें, वही लहरिया साड़ी है। कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। बंदेज जयपुर की प्रसिद्ध है, लहरिया जयपुर की प्रसिद्ध है, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है, और अभी अपन ने वो भी पढ़ी थी, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लहरिया कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहरें, यानी देखो अलग अलग प्रकार की लहरें, यहां पर आपको दिखेंगे, देखो सर पीले कलर की लहरें कर रखी हैं, ऊपर थोड़ा जाओगे देखो सर नीले कलर की रंग की लहरें कर रखी हैं, इधर भी देखो, यानी ये सारी की सारी क्या है, लहरें हैं, वही अपने होगी लहरिया साड़ी। ठीक है, तो लहरिया साड़ी कहां की प्रसिद्ध है, अपने जयपुर की प्रसिद्ध है भाई। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की, यदि धारियां, अब यानी देखो ये धारियां अगर एक दूसरे को काट दें, अभी तो क्या काट नहीं रही, सीधी सीधी है, देखो ये सीधी है, ये सीधी है, ये सीधी है। अगर कोई महिला इस प्रकार की साड़ी पहन ले, यानी कि ये लहरें एक दूसरे को काट दें, तो उसको मोठड़ी की साड़ी कहते हैं। ठीक है, यानी यदि धारियां एक दूसरे को काटती हैं तो वह मोठड़ा कहलाता है। ठीक है, जयपुर का राजशाही लहरिया, समुद्र लहरिया प्रसिद्ध है। एक बार एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया था, समुद्र लहरिया कहां का है, जयपुर का। होता कुछ नहीं, समुद्र लहरिया ने जैसे समुद्र जैसी लहरें, वो समुद्र लहरिया हो गया, बस नाम दे रखा है और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी जयपुर का ही राजशाही लहरिया भी जयपुर का ही है, समुद्र लहरिया भी जयपुर का ही है। ठीक है, जरी की साड़ी ये भी जयपुर की है। जरी सुनी है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता होगा जरी क्या होती है। यानी जैसे दुल्हन का आपने देखा होगा, जैसे भाई का वो क्या बोलते हैं, अपने बरी बोलते हैं, यानी जो दुल्हन का जोड़ा होता है उसको बरी बोलते हैं। ठीक है, और इस बरी के ऊपर जैसे जो जड़ाई वाला काम होता है ना, ये इसको अपन जरी कहते हैं। ठीक है, यानी जो से भाई जो चमकदार अपनी डिजाइन की जाती है ना, इसको जरी कहते हैं। ठीक है, और वैसे दुल्हन के जोड़े को बरी कहते हैं। बरी भी जयपुर की प्रसिद्ध है, बरी कह दो चाहे जरी, यानी कि जरी यही है, यानी ऊपर की थोड़ी डिजाइन होती है वो जरी होती है। तो जरी की भी साड़ी होती है, वो कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी मतलब महंगी आती है जरी की साड़ी, कोई हल्की नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर डिजाइन इस प्रकार से की जाती है, गहरी डिजाइन होती है, यानी नॉर्मल डिजाइन नहीं होती। ठीक है, तो यानी लगभग महंगी आती है, मतलब मान के चले तो 10 से 15 हजार के बाद में शुरू होगी। ठीक है, बरी भी यानी नॉर्मल अपन जैसे लेने जाए शादी का, तो वो भी जयपुर का प्रसिद्ध है, वो भी महंगी आती है। आजकल तो शौक हो गया, कभी बरी में भी ये देखते हैं भाई कबूतर मान रखा है, क्या पता नहीं, अच्छा उसमें तो घोड़े मतलब चित्र कर रखा था, उसमें हाथी का चित्र कर रखा था, जितना बड़ा जानवर उतनी बड़ी महंगी बरी। ठीक है, शौक है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना अपने। तो जरी की साड़ी कहाँ की है, जयपुर की है, ये अपनी जरी होती है। ठीक है, ओके सर। ये भाई ताबू प्रिंट, ताबू प्रिंट नाम से ही पता चल रहा है, ताबू यानी का दाब दो, यानी कि आपको जिस भाग पर रंग नहीं करना ना उसको दाब दो। यानी मान लो कभी एक पूरी साड़ी है, ठीक है, मेरे को आधे भाग पर रंग करना है, आधे भाग पर रंग नहीं करना। एक मान लो को सफेद साड़ी है, ठीक है, ये है। अब यानी मैं चाहता हूं यार ये सफेद साड़ी आधी तो हो जाए गुलाबी कलर की और आधी रहे सफेद, यानी इस तरफ मेरे को रंग नहीं करना, या इस तरफ मेरे को रंग करना है मान लो कि पीला। ठीक है,
तब मैं क्या करूंगा, यानी कि साड़ी को बांध दूंगा, इतनी साड़ी को बांध दूंगा, ठीक है, और नीचे के भाग को गुलाबी कलर में डुबो दूंगा। वही अपने दाबू प्रिंट है। यानी कि जिस भाग पर आपको रंग नहीं करना उस भाग को दाब दो, ठीक है, वो दाबू प्रिंट। ठीक है, फिर यानी कि भाई गुलाबी कलर हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ भाग खाली है, फिर मैं उसको पीले कलर में डुबो दूंगा। ये अपने दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? अपने आकुला चित्तौड़गढ़ की है। कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे दबा देते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। एक अपने मोम का ताबू कहां का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का है। मिट्टी का ताबू कहां का है? बालोतरा बाड़मेर का है। और गेहूं के बिंदन का ताबू प्रिंट है बगरू और सांगानेर का। ये थोड़ा नॉर्मल ध्यान रखना। जैसे मोम का ताबू प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का है। मिट्टी का ताबू प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बालोतरा बाड़मेर का है। और अपने गेहूं के बिंदन का ताबू प्रिंट है बगरू और सांगानेर का। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा सा हो सकता है फोटो साफ नहीं दिखे, बाकी है थोड़ा, मैं ये बता देता हूं। देखो फोटो में, यानी इसमें भी क्या बांध बांध कर कलर किया गया है, यानी दाब दाब कर। देखो ये इस प्रकार की डिजाइन है, यानी इधर थोड़ा नीला कलर है, ये बीच में ब्लैक कलर है। ठीक है, ये देखो बीच में ब्लैक कलर, ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा नीला कलर, यानी इस प्रकार से बांध बांध कर कलर किया गया है। ठीक है, इधर से बांध दिया कपड़े को, दाब दिया, इधर से कलर कर दिया, इधर से दाब दिया, इधर कलर कर दिया, इधर से दाब दिया। ये दाबू प्रिंट है। ठीक है, यानी जिस स्थान पर आपको रंग नहीं करना उसको दाब दो, ठीक है, वो दाबू प्रिंट। कहां की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की है। ओके सर। ओ भाई, पावरलूम कपड़े पर छपाई, सर ये क्या होती है? कहां की प्रसिद्ध है? बालोतरा की प्रसिद्ध है। दो फोटो लिए मैंने, देखो, यानी एक तो ये है, एक ये है। ये अपने हथकरघा, हथकरघा, इसके अंदर हाथ से वस्तुओं का निर्माण होता है, यानी हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं। ये अपने हथकरघा है। देखो महिला लगी हुई है, हाथ से कपड़ों का निर्माण कर रही है। ठीक है, देखो धागों हाथ से काम कर रही है पूरा का पूरा। ये है पावरलूम। इसके अंदर यानी कि मशीनों से कपड़ों का निर्माण होता है, यानी ये क्या है? बिजली से चलती है भाई, सीधी सी बात है। तो फर्क क्या हुआ? एक तो अपने हथकरघा, एक पावरलूम। अब आपको पता है आजकल हथकरघा का काम लगभग समाप्ति हो गया, क्योंकि मशीनें आ गई हैं, मशीनों का युग है। तो अपने पावरलूम कपड़े पर छपाई, यानी कि मशीनों के द्वारा कपड़े पर छपाई कहां की प्रसिद्ध है? ये बालोतरा की प्रसिद्ध है, बाड़मेर। ठीक है, इसके अंदर अगर अंतर पूछ ले तो भाई सर ये तो बिजली से चलती है, ये हाथ से चलती है, इसके अंदर कम उत्पादन होगा, क्योंकि भी हाथ से काम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। सर इसके अंदर जल्दी उत्पादन होगा, क्योंकि पावर लूम, क्योंकि यानी कि मशीन कैसे चलती है? बिजली से चलती है, तो इन्हें काम भी फास्ट करेगी, मजदूरों की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, इसके अंदर तो भी लगे रहो हाथ से। ठीक है, बाकी देखो मशीनी युग आ गया, लेकिन फिर भी इस काम की ओट नहीं होगी भाई। यानी ये जो महिला कपड़ा बनाएगी ना, ये सालों साल चलेगा, बाकी इसकी गारंटी नहीं है, मार्केट में आती तितर बितर हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं थोड़ा सा पूछ लेगा भाई पावरलूम कपड़े पर छपाई, यानी कि ये जो मशीनों की छपाई नहीं, पावरलूम ये होती है, समझ गए? तो पावरलूम कपड़े पर छपाई कहां की प्रसिद्ध है? बालोतरा की। हथकरघा समझ गए? ये हथकरघा है, हाथ से यानी धागों के द्वारा जो यानी कपड़ा बनाया जाता है, वो अपने हथकरघा है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, ये है भाई अजरक प्रिंट। इसके अंदर देखो एक तो आपको दिखेगा नीला कलर और एक दिखेगा लाल कलर, ये अजरक प्रिंट है। कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। इसमें नीला प्लस लाल रंग की छपाई होती है। ठीक है, जैसे बेडशीट आती है, आपने कभी देखा होगा नीले और लाल रंग की छपाई की बेडशीट, वो अपनी अजरक प्रिंट है। कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। कपड़े पर लाल और नीले रंग की छपाई की जाती है। ओके, आगे है मलिर प्रिंट। वैसे ही है बस, ये देखो अजरक प्रिंट है, इसमें यानी का नीला और लाल रंग दे दिया। मलिर प्रिंट में कुछ नहीं, कथई और काला रंग दे दिया। ये भी कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। कथई और काला रंग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सांगानेर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? नाम से ही पता चल रहा है सर, सांगानेर जयपुर की होगी। इसको लोकप्रिय बनाया था मुन्नालाल गोयल ने, यानी मुन्नालाल गोयल ने सांगानेर प्रिंट को लोकप्रिय बनाया था भाई। बगरू प्रिंट, ये देखो बगरू प्रिंट है। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है ये बताओ? बगरू प्रिंट में कुछ खास दिख रहा है? थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है क्या?
फोटो में देख के पता चल जाएगा। हाँ सर, बगरू प्रिंट में क्या दिखा, देखो यानी कि फूल पत्ती नहीं दिख रही क्या, जैसे फूल है, फिर देखो पत्तियां हैं, ये देखो जैसे शाखा निकल रही है, फिर देखो पत्तियां निकल रही हैं, ये क्या है, बगरू प्रिंट है। कहाँ की है, बगरू जयपुर की है। बेल होगी, फूल पत्ती की छपाई है। प्रसिद्ध कलाकार है इसके राम किशोर छिंपा। यानी कुल मिला के देखो हस्तकला आई है, यानी विभिन्न प्रकार की डिजाइन है। किसी के अंदर काला रंग ले लिया, कथई रंग ले लिया, किसी में नीला लाल ले लिया, किसी के अंदर लहरें निकाल दी, ठीक है, किसी के अंदर देखो बेल फूल पत्ती। आप घर में देखना, जैसे अपने घर पे जो बेडशीट लगी होती है ना, खाट के चारपाई के ऊपर, बेड के ऊपर बेडशीट होते हैं, उसमें देखना लगभग ये डिजाइन मिलेगी। या तो हो सकता है किसी के अंदर अपनी ऐसी देखने को मिल जाएगी, जैसे बेल फूल पत्ती की मिल जाए, या फिर हो सकता है ऐसी बेडशीट देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसी देखने को मिले तो सोच लेना भाई का अजरक प्रिंट है बाड़मेर वाली, और अगर बेल फूल पत्ती वाले देखने को मिले तो समझ लेना बगरू वाली है। क्या कहाँ की है, जयपुर की है। ठीक है, ओके सर। आगे देखेंगे आजम प्रिंट कह दो या जाजम प्रिंट, कहाँ की है, अपने अकोला चित्तौड़गढ़ की। गाड़िया लोहार की महिलाएं देखी हैं, यानी जो गाड़िया लोहार की जो अपने महिलाएं चलती रहती हैं, ठीक है, वो इसी प्रकार के कपड़े पहनती हैं। ये अपने आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट है। ठीक, कहाँ की है ये, अपने अकोला चित्तौड़गढ़ की। बोंडल की छपाई नाम से पता चल रहा है, बोंडल यानी क्या, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, अब्रक नगरी। तो यहाँ पर किसकी छपाई होगी, भीलवाड़ा के चिन्ह पे अब्रक से छपाई करते हैं भाई। ठीक है, कोटा डोरिया या फिर मसूरिया साड़ी, ये थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार की ये अपने जो साड़ी है ना, ये साड़ी है कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी। अपने वसुंधरा राजे सिंधिया है ना, वो इसी प्रकार की साड़ी पहनती है, कोटा डोरिया साड़ी। ठीक है, देखो कहानी ये है, कोटा के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जालिम सिंह जाला, प्रधानमंत्री थे ये। झालरापाटन सुना होगा आपने, झालावाड़ में, वो झालरापाटन ना इन्हीं के नाम पर पड़ा है, झाला जालिम सिंह के नाम पर झालरापाटन पड़ा है। तो कोटा के प्रधानमंत्री थे झाला जालिम सिंह। ये मैसूर, मैसूर कहां पड़ता है, कर्नाटक में। मैसूर से कुछ बुनकरों को पकड़ कर लाए, यानी कि बुनने वाले। ठीक है, तो उन बुनकरों को पकड़ के लाए, कलाकारों को लेकर आए। ठीक है, उन कलाकारों ने यहाँ पर हथकरघा उद्योग स्थापित किया। उनके अंदर प्रसिद्ध कलाकार था जिसका नाम था महमूद मसूरिया। इस महमूद मसूरिया ने बड़ी शानदार सी साड़ी बनाई, और इसके नाम पर इस साड़ी का नाम रख दिया गया मसूरिया साड़ी। कोटा के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह मैसूर कर्नाटक से कुछ बुनकरों को लेकर आए। उन्होंने यहाँ पर हथकरघा उद्योग स्थापित किया। हथकरघा समझ गए नहीं, हाथ से जो अपने चलता है, वो उद्योग स्थापित किया, साड़ी बनाएगी। प्रसिद्ध कलाकार था जिसका नाम था महमूद मसूरिया। इस मसूरिया के नाम पर इस साड़ी का नाम हो गया मसूरिया साड़ी। ठीक है, कोटा डोरिया क्या तो है, मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कैथून कोटा की। अपने वसुंधरा राजे सिंधिया इसी प्रकार की साड़ी पहनते हुए आपको दिख जाएंगे। ज्यादा महंगी नहीं आती, आप सोच रहे हो सर बहुत महंगी आती है, ज्यादा नहीं, 2,500-3,000 की है। ठीक है, सस्ती आती है, बाकी ज्यादा महंगी भी नहीं है। ओके सर। मल्लागिरी या मल्लेगिरी, ये क्या सर, यानी कि कई प्रकार के रंगों का मिश्रण करके कपड़ा तैयार किया जाता है, वो अपने मल्लागिरी या मल्लेगिरी है। ठीक है, सोई राम सिंह है ना, उनकी आज अपने अंगरखी, अंगरखी कह दो या बुगतरी कह दो, आज भी यानी कि सुगंधित है। यानी अगर मल्लागिरी का अगर आप कपड़ा पहनोगे ना तो लंबे समय तक सुगंधित रहेगा, क्योंकि कई प्रकार के रंगों का मिश्रण किया गया है। ठीक है, तो इन कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार कर कपड़ा लंबे समय तक सुगंधित रहता है। महाराजा राम सिंह द्वितीय जिनका शासनकाल 1835 से 1880, वही राम सिंह जिसके काल में ब्लू पोट्री अपने चरम सीमा पर थी। ठीक है, वही राम सिंह है ये। तो महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। ठीक है, आज भी सुगंधित, आज भी उसमें सुगंध आती है, क्योंकि वो किस प्रकार से तैयार की गई है, वो अपने मल्लागिरी या फिर मल्लेगिरी कला से तैयार की गई है। कई प्रकार के रंगों का मिश्रण उसमें लिया गया है। ठीक है, चुनड़ी, चुनड़ी जयपुर से मंगाई। ठीक है, बंदेज की ओढ़नी, बंदेज अभी बताया था, बंदेज यानी जयपुर का प्रसिद्ध है। तो बंदेज की ओढ़नी होता है ना, उसको चुनड़ी कहते हैं भाई। चुनड़ी वैसे नॉर्मल सी बात है, इसकी परिभाषा अपने को याद ही नहीं रखनी, सबको पता है सर चुनड़ी क्या होती है क्या। ठीक, कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, जोधपुर जयपुर और सीकर की चुनड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है,
पोमचा, सबसे पहले पोमचे का अर्थ पता होना चाहिए। आप फोटो के अंदर देखो, अगर आपको फोटो साफ नहीं दिख रही हो तो मैं बता दूंगा। पोमचे का अर्थ यही है कि कमल का फूल होना चाहिए भाई, ठीक है, कमल के फूल से युक्त ओढ़नी। देखो ये जो आप फोटो देखोगे ना, हो सकता है आपको साफ नहीं दिखे, बाकी कहीं आप और देख लेना पोमचे के अंदर, यानी पोमचे के अंदर देखो कमल का फूल होगा इस प्रकार से, यानी फूल बनाया गया कमल का, ठीक, कमल के फूल की पत्तियां बनाई गई हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर देखो बार बार कमल के फूल की पत्तियां बनाई गई हैं। पोमचे का अर्थ यही है, यानी कमल के फूल की पत्तियां होनी चाहिए, वही पोमचा होता है। पीले रंग का होता है वो तो सबको पता है, आज आपको गुलाबी रंग का भी बताऊंगा, ठीक है। पोमचे का अर्थ होता है कमल फूल से युक्त ओढ़नी, यानी कमल का फूल तो होना ही होना चाहिए, और जिसके अंदर कमल का फूल होगा वही ओढ़नी पोमचा होगी भाई, ठीक है। जब बच्चा होता है तब माँ द्वारा पहना जाता है, यानी कि जब अपने बच्चा होता है तो माँ को पहनने के लिए आता पीर पक्ष की तरफ से। अगर बेटा होगा तो पीला पोमचा आता है, और बेटी होगी तो गुलाबी रंग का पोमचा आता है। पोमचा आएगा जरूर, बेटी होने पर गुलाबी रंग का पोमचा और बेटा होने पर पीले रंग का पोमचा आता है, ठीक है। अब कहते हो कभी कि लड़कियों को गुलाबी रंग कैसे पसंद है, अब देखो यानी जन्म होते यानी कि उसको गुलाबी रंग में डाल दिया जाता है। लड़की होगी तो पीर पक्ष की तरफ से गुलाबी रंग का पोमचा आता है, ठीक है। पुत्र होने पर पीले रंग का, पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनती। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर और शेखावाटी का पोमचा प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। पोमचे का प्रकार है एक पाटुदा का लुंगड़ा, ये कहां का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। यानी पोमचे का प्रकार है पाटुदा लुंगड़ा, कहां का है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये पोमचा है। वैसे आपने खूब ने देखा भी होगा, खूब सारा सुना भी होगा। पोमचे का मतलब कमल के फूल की पत्ती तो होनी होनी चाहिए उसमें। अभिप्राय अर्थ यही है कि कमल फूल से युक्त ओढ़नी, बच्चा होने पर मां द्वारा पहना जाता, पीर पक्ष से आता है, ठीक है। बेटा होगा तो पीले रंग का, बेटी होगी तो गुलाबी रंग का पोमचा पहनते हैं, ठीक है। जयपुर शेखावाटी का प्रसिद्ध है। एक पोमचे का एक प्रकार है पाटोदा का लुंगड़ा, कहां का है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का, यानी अपने पोमचे का एक प्रकार है। गलीचे, ये भाई गलीचे हैं, ये क्या है? अपने गलीचे कहां के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। पेड़ की जो कच्ची ऊन होती है ना उससे तैयार की जाती है। मिर्जा राजा मान सिंह ने सबसे पहले पहल की थी कि राजस्थान में भी गलीचे बनने चाहिए, ठीक है। जयपुर के प्रसिद्ध है भेड़ की कच्ची ऊन काम में ली जाती है, उससे तैयार किए जाते हैं। आमेर के साथ साथ ही मानसिंह, वही मिर्जा राजा मानसिंह जिनका शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी था, ठीक है। तो मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। मानसिंह ने कहा देखो भैया ने गलीचे और जगह बना रहे तो कम से कम अपने राजस्थान में भी तैयार करें गलीचे का, है कि नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर पहल की थी। एक मिनट माइक आगे आ जाओ, हाँ आगे देखो। नमदे, नमदे कहाँ के हैं? टोंक के। मूल कला कहाँ की है? ये ईरान की है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के, और वैसे मूल कला ईरान की है, ठीक है। दरिया, अब दरियाओं का क्या चित्र दिखाएं तुमको, वैसे नमदे देख लो ये, ठीक है। ये गलीचे हो गए ऊपर वाले, ये अपने नमदे होते हैं, ये मूल कला ईरान की है, ठीक है। दरिया, अब दरिया तो आप सबको पता ही है, दरिया आप सबने देख रखी होगी। लवाण दौसा की प्रसिद्ध है, टांगला नागौर की प्रसिद्ध, और सालावा से जोधपुर की दरिया प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बस नॉर्मल याद रखना। गोटा, गोटा समझते हो? यानी महिलाओं की ओढ़नी के बाहर की तरफ लगाए जाते हैं। जैसे आप ओढ़नी देख रहे हो ना, इसके जो बाहर की तरफ ये जो लग रही है ना, ये अपने गोटे हैं। ये तो देखो बाहर की तरफ जो डिजाइन की जाती है ना, यही गोटा है, ठीक है। महिलाओं के कपड़े के बाहर की तरफ गोटे लगाए जाते हैं। कहां का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का ज्यादा प्रसिद्ध है। चौड़ा गोटा होगा उसको लंपा कहते हैं। अगर कम चौड़ाई का गोटा होगा, जैसे कम चौड़ाई का अगर गोटा लगाएं उसको लंपी कहते हैं। बाकी लंपा, लंपी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, बीजिया, सारे के सारे गोटे के प्रकार हैं ये, ठीक है। चौड़ा गोटा उसको लंपा कहते हैं, कम चौड़ाई वाला गोटा उसको लंपी कहते हैं। जैसे देखो चौड़ा गोटा है, और बाकी अगर कम चौड़ाई का अगर गोटा लगाएंगे तो उसको लंपी कहते हैं। लंपा, लंपी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, बीजिया सब गोटे के प्रकार हैं। जयपुर और खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है भाई गोटा। अब एक आता गुलाल गोटा, गुलाल यानी कि गुलाबी नगरी। गुलाल गोटा कहां का प्रसिद्ध है? गुलाबी नगरी का, गुलाबी नगरी यानी जयपुर, ठीक है।
एक आता अपने खंडेला का प्रसिद्ध बातिक। सर ये बातिक क्या होता है? यानी कपड़े के ऊपर कच्चा चित्र बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर मोम का लेप कर दिया जाता है, वही बातिक होती है। ठीक है, यानी वो बातिक के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। दोनों मैंने बता दी। देखो यानी गोटा कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर, और खंडेला का प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा तो जयपुर का प्रसिद्ध है, और बातिक का काम खंडेला का प्रसिद्ध है। देखो मैंने लिखा है खंडेला बातिक के काम के लिए प्रसिद्ध है। अब बातिक यानी कि कपड़े के ऊपर कच्चा चित्र बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे भी मान लो कपड़े को कपड़ा दे दिया, अब यानी कपड़े के ऊपर डिजाइन तैयार करते हैं, अभी किसका चित्र बनाऊं? हाथी का चित्र बनाऊं, तो हो सकता है अपन पहले कच्चा चित्र बनाएं। यार मैं हो सकता है अभी गलती हो जाए तो मैं इसके ऊपर कच्चा चित्र बनाता हूं। कच्चा चित्र बना लिया कपड़े के ऊपर, अब उस कपड़े के ऊपर फिर हम अपने मोम का लेप कर देते हैं। मोम का लेप कर देते हैं, वही अपने बातिक कला है। उसके लिए अपने खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। ठीक है, खंडेला बातिक यानी कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना, वही बातिक कला है। तो खंडेला बातिक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फड़ चित्रण बहुत बार आ चुके हो है, पहले भी लोक देवी देवताओं में समझा चुके हूं। ठीक है, लोक वाद्य यंत्र में मैंने फड़ कला दिखाई थी, वही अपने फड़ है। होता कुछ भी नहीं, देखो कपड़े के ऊपर लोक देवताओं का जीवन चरित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है चित्र के रूप में, यही फड़ है। शाहपुरा भीलवाड़ा के जोशी परिवार द्वारा। ठीक है, कहां की है ये? जोशी परिवार द्वारा। शाहपुरा वैसे नॉर्मल पूछ लेगा फड़ कला कहां की है? शाहपुरा भीलवाड़ा की है। ठीक है, और नॉर्मल से यानी समझा चुके, पहले खूब आ चुकी है ये। शाहपुरा भीलवाड़ा में छिंपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण, पट मतलब कपड़ा यानी का फड़। ठीक है, तो पट चित्रण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। पट यानी का कपड़े पर चित्र बनाकर, देखो कपड़े के ऊपर चित्र बना दिए, ये कपड़ा है। कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवताओं के जीवन चरित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। मान लो जैसे पाबूजी की गाथा गाते हैं, तो पाबूजी की गाथा क्या है? पाबूजी की गाथा गाते हैं, तो पाबूजी की पूरी गाथा कपड़े के ऊपर चित्रित कर दी जाती है। ठीक है, फिर यानी कि रावण अथवा वाद्य यंत्र के साथ उसका वाचन किया जाता है, वही फड़ है। कहा कि ये अपने शाहपुरा भीलवाड़ा में छिंपा जाति के अंदर जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण का काम किया जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़ व सबसे छोटी फड़ पाबूजी महाराज की है। अब थोड़ा तुम कंफ्यूज होगे, सर सबसे लोकप्रिय फड़ तो पता है कि पाबूजी महाराज की है, सर सबसे छोटी फड़ किनकी है क्या? हालांकि हो सकता है कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है, लेकिन ज्यादा किताब में यही बताते हैं कि सबसे छोटी फड़ पाबूजी महाराज की है। हालांकि आज तक दोनों के बारे में कभी पूछा तो नहीं गया है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा कि सबसे छोटी फड़ किनकी, ये पूछ रखा है सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? पाबूजी महाराज की। सबसे बड़ी फड़ किनकी है? सबसे पुरानी फड़ किनकी है? देवनारायण जी महाराज की। क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन ज्यादातर किताबें यही कहती हैं कि सबसे छोटी फड़ पाबूजी महाराज की है। बाकी अगर ऑप्शन में नहीं देगा पाबूजी, तब तो आप देवनारायण जी कर सकते हो, अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो। बाकी अगर ऑप्शन में दे रखा है तो सबसे पहले अपने को पाबूजी महाराज जी करना है। ठीक है, प्रमुख कलाकार जोशी परिवार है, जैसे श्रीलाल जोशी है, शाहपुरा के हैं ये अपने, पार्वती जोशी है, महिला कलाकार हैं, और अपने कल्याण जोशी। ठीक है, ये सारे के सारे कलाकार फड़ कलाकार हैं। समझ गए? क्योंकि बहुत बार आ चुका है, पहले वीडियो भी दिखा चुका हूं लोकवाद्य यंत्र में। ठीक है, बहुत बार इसको बता भी दिया कि फड़ क्या होती है। फड़ यानी कि यही है कपड़े के ऊपर लोक देवताओं के जीवन चरित्र प्रस्तुत करना चित्र के रूप में, वो ये अपने फड़ कला है। ठीक है, कहां की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा, छिंपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा। ठीक है, देखो जोशी है सारे के सारे जोशी चितेरे। ठीक है, इनके द्वारा ये चित्रण किया जाता है, यानी कि ये जोशी परिवार है, ये चित्रण करता है, वही अपने फड़ है। पट यानी का कपड़ा, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवताओं के जीवन चरित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे लोकप्रिय सबसे छोटी फड़ किसकी है? पाबूजी महाराज की है। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ किनकी है? देवनारायण जी की है। कलाकार है श्रीलाल जोशी है, पार्वती जोशी और कल्याण जोशी। ठीक है, ओके सर। बादड़ा, ये देखो बादड़ा कहां का प्रसिद्ध है? ये बादड़ा जोधपुर का है। ये बोतल होती है जिंक की, जिंक कह दो या जस्ता कह दो, इससे निर्मित होती है बोतल। इसके अंदर पानी रखा जाता है, चारों ओर कपड़ा लपेट दिया जाता है। आज भी अगर आप मारवाड़ साइड में जाओगे
तो जैसे भेड़ बकरी चराने वाले ये रखते हैं बादला, इसके अंदर पानी ठंडा रहता है, यानी कि इसके आगे तो फ्रिज भी फैल है भाई। ठीक है, ये अपने बादला। जोधपुर का प्रसिद्ध जिंक या जस्ते से निर्मित पानी रखने की बोतल जिसके चारों ओर कपड़ा होता है। ठीक है, कभी पी के देखना, जैसे भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं ना, वो यही बादला रखते हैं, पानी भी बड़ा ठंडा मिलेगा आपको इसके अंदर। तारकसी के जेवर आ गया, देखो नाथ द्वारा राजसमंद का है, यानी कि चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। अब आप फोटो देखोगे, यानी इस फोटो के अंदर जैसे आप ये फूल सा देख रहे हो ना, इसके अंदर यानी इतने पतले तार लगाए गए हैं, यानी एकदम पतले पतले तार। ठीक है, यानी इसके अंदर देखोगे ना, ये एक नॉर्मल सी मगर पत्ती निकाल दो ना बाहर, इस पत्ती के अंदर लगभग 15 से 20 तार, एकदम छोटे छोटे तार बना रखे हैं। और यानी कि पतले तारों से जो आभूषण बनाए जाते हैं चांदी के, वो अपने नाथ द्वारा राजसमंद के हैं, वही अपने तारकसी के जेवर हैं। यानी कि तार को कस दिया भाई, तारकसी के जेवर कहां के हैं? नाथ द्वारा राजसमंद के। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी यानी कि फौलाद की जो वस्तु होती हैं, लोहे की जो वस्तु होती हैं, इनके ऊपर यानी कि सोने के पतले तारों की जड़ाई। ये देखो, ये क्या है? ये तलवार है। इस तलवार के ऊपर ये देखो जो हत्था दिख रहा है ना तलवार का, इसके ऊपर यानी कि सोने के पतले तारों की जड़ाई की गई है। ये क्या है? ये कोफ्तगिरी है, ये कोफ्तगिरी है। ठीक है, फौलाद कह दो, लोहे कह दो, यानी फौलाद की बनी वस्तु, लोहे की बनी वस्तु, इनके ऊपर सोने के पतले तारों की जड़ाई, यानी सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है। ये कला मूल रूप से कहां है? दमसिक, दमसिक यानी कि सीरिया की राजधानी है दमसिक। तो ये कला दमसिक से पंजाब लाएगी मुगलों के समय में, यानी कि देखो ये अपना राजस्थान है, यानी कि सीरिया की राजधानी है दमसिक, वहां से ये पंजाब आई मुगलों के समय, और पंजाब से अपने राजस्थान आई। ठीक है, कहां की है ये? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ये अपने फौलाद यानी कि जैसे लोहे की वस्तु तलवार है, इसके ऊपर सोने के पतले तारों की जड़ाई कर दी। ठीक है, ये अपने कोफ्तागिरी है। आगे लो भी तहनिसा, नाम से ही पता चल रहा है तहनिसा, यानी डिजाइन को गहरा खोद दो, तह तक पहुंच जाओ। यानी जैसे डिजाइन है ना, इसको गहरा खोद कर फिर उसमें तार भरे जाते हैं, ये है तहनिसा। ठीक है, डिजाइन को गहरा खोद कर उसमें पतले तार भरते हैं। तहनिसा में अलवर की तलवारें प्रसिद्ध हैं। वैसे तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध हैं, लेकिन तहनिसा के अंदर जो तलवार है ना, वो अपने अलवर की प्रसिद्ध हैं। और वैसे तहनिसा का काम कहां पर होता है? उदयपुर और अलवर में। ठीक है, तहनिसा मतलब डिजाइन, देखो ये डिजाइन है, ये पूरी की पूरी डिजाइन देख रहे हो आप, ये देखो ये सारी की सारी डिजाइन है। इस डिजाइन को गहरा खोद कर उसमें पतले पतले तार भर रखे हैं, ये तहनिसा है। अलवर की तलवारें प्रसिद्ध हैं तहनिसा की। और वैसे तहनिसा कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर और अलवर की। अब आते हैं भी तलवार, तलवार कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है। ठीक है, तलवारों के थोड़े नाम भी याद रखना, जैसे बोंगलिया, ठेरना, यानी कि दो गांठ वाली तलवार। सर ये दो गांठ वाली तलवार कौन सी होती है? ये देखो, ये तो तलवार है ना दो गांठ वाली तलवार। ठीक है, ये तलवार देखो दो गांठ वाली तलवार है। सर सीधी भी तलवार होती है, ये देखो इसमें दो गांठ कहां है? ये भी तो तलवार ही है, अभी हमने देखी थी, ये सीधी तलवार ही तो देखो, इसके अंदर कोई गांठ नहीं है। और जैसे ये फोटो देखोगे आप, दो गांठ वाली तलवार है। ठीक है, इसका नाम है बोंगलिया या फिर ठेरना, दो गांठ वाली तलवार। गुलाबो यानी कि खमदार पत्ती वाली तलवार। खमदार पत्ती, ये जो पत्ती यानी खमदार पत्ती लगी होती है ना, उसको कहते हैं गुलाबो। फिर यानी कि सांकेला, सांकेला उसको कहते हैं यानी पाते के ऊपर जलेबी जैसी डिजाइन हो, यानी पाते के ऊपर कैसी डिजाइन हो? जलेबी जैसी डिजाइन हो। ठीक है, उसको कहते हैं सांकेला। ठीक है, बाकी नालदार, नालदार भी क्या है? तलवार होती है। मेवाड़ में बिगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता है भाई, यानी लोहे के मामले में मेवाड़ के अंदर बिगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता है। मेवाड़ में बिगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता है, वही बिगोद जहां पर बनास, मेनाल और बेड़च यानी कि तीन नदियों का संगम होता है, तो यानी कि बिगोद का अपने लोहा प्रयुक्त किया जाता है। लाख का काम, लाख आपने खूब सा सुना होगा, लाख का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं। लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? मोगड़ी कहते हैं।
ला का काम जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। ला की चूड़ियां मोकड़ी कहलाती हैं भाई। चूड़ियां बनाने वाले को लखारा कहते हैं, बेचने वाले को मणिया कहते हैं। मणिया का बेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ठीक है, तो यानी कि बेचने वाले को क्या कहते हैं? मणिया कहते हैं। चूड़ी बनाने वाले को लखारा। लाख का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियां बनती हैं, उनको मोकड़ी कहते हैं। कांच की चूड़ी को कातर्या कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, कांच यानी कातर्या। ठीक है, हाथी दांत के खिलौने मूर्तियां कहां बनती हैं? जयपुर, उदयपुर, मेड़ता और पाली। पाली लिखो तो ठीक है, बाकी इतना ही खूब है, आपका काम चल जाएगा, रहने देना। ठीक, हाथी दांत के जो खिलौने बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, वो अपने जयपुर है, उदयपुर है, मेड़ता है, पाली है, यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, ओके सर। लो भैया और देख लो बस, कुंदन कला। कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई। जैसे आपको ये सोने का आभूषण दिख रहा होगा, इस सोने के आभूषणों में आपको रत्न दिखेंगे। देखो, ये तो रत्नों की जड़ाई, कुछ इसको पत्थर भी कह देते हैं, रत्न होते हैं। ठीक है, इस सोने के आभूषणों में जो रत्नों की जड़ाई है ना, ये कुंदन कला है भाई। कहां की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज आप इतनी पढ़ांगा हस्तकला, बाकी अगली वीडियो में हस्तकला एकदम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मतलब इसमें नॉर्मल अपने को याद करने पड़ेंगे। बाकी क्या आप हर चीज यानी चित्र देख के याद हो जाएगा। यानी हर जो भी आप मैंने समझाया ना, सबके सामने देखो फोटो लिए हैं। जैसे अगर भाई मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, आप फोटो देखोगे तो ही समझ जाओगे। देखो हर चीज यानी कि फोटो देख देख के आप आराम से समझ जाओगे कि हाँ सर। देखो बादला भी बता दिया था, तारकसी के जेवर भी समझा दिए थे, फोटो देख के चीज याद हो जाएंगी क्या। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में आप हस्तकला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।